स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इसका अध्याय का हेडिंग है नात्सीवाद, तो नात्सीवाद का अर्थ क्या है। नात्सीवाद एक क्रूर तानाशाही विचारधारा थी जो एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखती थी और जो नस्लवाद पर आधारित थी, यानी कि वो एक नस्ल को श्रेष्ठ मानते थे, आर्य नस्ल को, और दूसरी नस्लों को वो निम्न मानते थे, और उन नस्लों को का जो वो समाधान था वो चाहते थे कि उनको समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार की क्रूरता से भरी वो विचारधारा थी, और इस विचारधारा को किसने फैलाया? हिटलर ने। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हिटलर के उदय के क्या कारण थे और उसके प्रभाव समाज पर क्या पड़े, उस समय के उसने हालात कैसे बदले। तो हिटलर के उदय को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 1918 तक चला। तो इसमें दो समूह थे बड़े, एक था मित्र राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में देश थे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। दूसरा जो वो था, धड़ा था या समूह था, वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो इन दो समूहों के बीच में, इन दो देशों के समूहों के बीच में युद्ध था, और उसमें जीत किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की। तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी केंद्रीय शक्तियों की हार हुई। तो अब आपको ये पता है कि जीतने वाला हारने वाले पर क्या लगाता है? कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाता है। तो वो इस पर लगाएगी, वो आगे हम देखेंगे। 1918 को जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई तो वहाँ पर एक क्रांति हुई, जिसमें या विद्रोह हुआ, जिसमें वहाँ का जो राजा था कैसर विलियम द्वितीय, वो राजतंत्र छोड़कर चला गया। राजतंत्र क्या होता है? राजा का शासन। और वहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुई। गणराज्य क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो मुखिया है वो लोगों के द्वारा चुना जाए। तो वहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुई और उस गणराज्य का नाम क्या पड़ा? वाइमर। तो वहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। लेकिन वाइमर गणराज्य वहाँ पर बहुत अच्छा और प्रभावी काम नहीं कर सका। उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। तो इससे लोग उससे नाराज हो गए, और उस नाराजगी का फायदा किसने उठाया? हिटलर ने। दूसरा, वर्साय की अपमानजनक संधि। तो एक कारण और हिटलर के उदय का बना। एक तो हमने देख लिया वाइमर गणराज्य की असफलता, जो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे जो लोग हैं वो तंग हो गए। और हिटलर ने उन सभी परेशानियों का क्या बताया कि मैं आपको इलाज दूंगा। लोगों को बताया कि आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, इन सबको मैं दूर करूंगा। तो लोगों ने उसमें एक हीरो दिखा, ठीक है, उनकी सब समस्याओं को दूर करने वाला एक नेता दिखा, सशक्त नेता दिखा। तो इसलिए लोग उसके पीछे हो लिए। तो दूसरा था वर्साय की अपमानजनक संधि। तो जो वर्साय की अपमानजनक संधि हुई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उस संधि में जर्मनी के कई क्षेत्र ले लिए गए, उसकी सेना को सीमित कर दिया गया, और हर्जाने के रूप में उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस प्रकार से इस अपमानजनक संधि के कारण जर्मनी के लोगों की जो आत्म स्वाभिमान था उसको ठेस पहुंची, और इसी का फायदा हिटलर ने उठाया। उसने कहा कि मैं आपकी, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपके इस अपमान का बदला लूंगा। तो ये भी एक कारण बना, लोग उसके पीछे खड़े हुए। तीसरा, राजनीतिक रेडिकलवाद। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई जहां पर समाजवाद की स्थापना की गई। समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी साधनों पर अधिकार किसका होता है? राज्य का अधिकार होता है, और राज्य ही सभी साधनों से संबंधित निर्णय लेता है। वहाँ पर निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता। पूरे देश की संपत्ति पर लोगों का ही अधिकार होता है, निजी संपत्ति नहीं होती है, और उस संपत्ति और संसाधनों का जो प्रयोग है वो लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है। तो इसमें जो हिटलर है उसने लोगों के बीच में ये भय बिठाया कि भाई जो ये राजनीतिक रेडिकलवाद है
जो ये समाजवाद की जो स्थापना है वो क्या करेगी, आपकी निजी संपत्ति को छीन लेगी, आपकी जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, उनको छीन लेगी। तो मैं इस समाजवाद का विरोध करता हूँ और ये लागू नहीं होने दूंगा। अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये समाजवाद आपके देश में फैल जाएगा। तो लोगों के बीच में भय भी था। और आर्थिक संकट क्या था, 1929 में विश्व में मंदी आई, जिसको क्योंकि देश जो विश्व के बहुत सारे देश थे वो उस मंदी की चपेट में आ गए, इसलिए उसको महामंदी कहा जाता है। और मंदी का अर्थ क्या होता है, जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने लग जाएं। और जब वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी तो जो उत्पादक है उसके लिए वस्तुओं का उत्पादन करना लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि कम कीमत पर बेचेगा तो उसको घाटा होगा। तो इसलिए वो अपना उत्पादन कम कर देगा। जब वो अपना उत्पादन कम करेगा तो उत्पादन कम करने से उसको कुछ जो साधन हैं वो बेरोजगार करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी फैक्ट्री भी उसको सीमित करनी पड़ेगी, मजदूर भी कम करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी फैल जाएगी। बेरोजगारी फैलने से क्या होगा, लोगों की आय कम हो जाएगी। आय कम होने से फिर उनकी मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होने से दोबारा से फिर और वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी। ठीक है, जब मांग कम होती है पूर्ति के मुकाबले तो हमेशा वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। तो इस प्रकार से कुचक्कर चल पड़ता है। तो महामंदी के दौरान लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, और जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं कम होना, वो सब झेलना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें, युवक सो रहे हैं, लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी और न ही उनका कोई ठौर ठिकाना था। जाड़ों में उन्हें सिर छिपाने की जगह होती थी, इसलिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे इसके भी, इस तरीके से लाइन में सोने के लिए भी। अगर आप इस तरफ देखें, वहाँ पर जो जर्मन की जो करेंसी थी, जो पैसा था वहाँ का, जो भी करेंसी थी, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कम हो गई, उसके पैसे की कीमत इतनी ज़्यादा कम हो गई कि वस्तुएं खरीदने के लिए भी बोरों में, बैगों में पैसे भरकर ले जाने पड़ते थे, और वेतन देने के लिए भी गाड़ियों में इस प्रकार के बक्से पैसों से भरे लेकर आने पड़ते थे। तो वो उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों ने हिटलर को एक मौका दिया कि वो लोगों की इन परेशानियों का भावनात्मक रूप से प्रयोग करके अपने लिए वहाँ पर जगह बना सके। यहाँ पर ये देखिए, वर्साई की अपमानजनक संधि, इसके नक्शे से आप समझ सकते हैं। जर्मनी 1914 में ये था, ये यहाँ से इसकी ये सारी बाउंड्री है 1914 में, ये यहाँ, और इधर भी ये इस साइड, ये यहाँ इसने क्या दिखाई है कि वहाँ बाउंड्री कहाँ थी, ये सारी जर्मन की बाउंड्री है। लेकिन यहाँ नीचे दिखाया हुआ है कि जर्मन से ली गई ज़मीन, यानी कि ये ज़मीन लॉरेन उससे जर्मन से ले ली, ये भी ज़मीन उससे जर्मन से ले ली। ठीक है, तो यानी कि ये भी ज़मीन जर्मन से ले ली। तो यानी कि जर्मनी से कई हिस्से ले लिए गए क्योंकि उसकी युद्ध में हार हुई थी। ये राइनलैंड, इसको कर दिया विसैन्यकृत, यानी कि इस क्षेत्र में वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकता था जर्मनी। और इसके साथ ही उसकी सेना भी सीमित कर दी गई कि वो एक संख्या से ज़्यादा सेना को नहीं बढ़ा सकता, और उसके ऊपर लाखों रुपए का बहुत बड़ी संख्या में उसके ऊपर क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जो शर्तें थोपी गई वो जर्मन के लोगों के आत्म स्वाभिमान के खिलाफ थी। इसी चीज़ का फ़ायदा हिटलर को मिला और हिटलर का उदय हुआ। हिटलर का उदय जब हुआ तो उसने इस प्रकार के जलसों के द्वारा, साल में कई जलसे होते थे इस प्रकार के, जिसमें जो जर्मन जो साम्राज्य है, सरकार है, वो अपनी भव्यता का नमूना पेश करते थे। तो इस प्रकार के जो भव्य आयोजन किए जाते थे तो उसमें उसके शान शौकत को, जर्मनी की शान शौकत को प्रदर्शित किया जाता था। लोग उससे क्या होते थे, उसकी तरफ आकर्षित होते थे। वो हिटलर की जो पार्टी है और हिटलर के व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि हिटलर जो है वो वक्ता बहुत बढ़िया था, तो वो इस तरीके से बोलता था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। और इस प्रकार के जलसों में अपने देश की ताकत को देखकर उनको गर्व होता था। और इस प्रकार वो शब्द समारोहों में भी लोगों से शक्ति दिलवाते थे कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देंगे। तो इस प्रकार के शब्द समारोहों में भी
वो लोगों को अपने साथ लगाते थे। इस सब के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि एक गलत बात को फैलाने के लिए, झूठ को फैलाने के लिए हर माध्यम का प्रयोग किया जाए, जैसे कि मीडिया का, अखबारों का, टीवी का, किताबों का, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा उन्होंने बहुत फैलाया। उन्होंने स्कूलों में से जो दूसरे टीचर थे उनको निकालकर, और जो उनकी नाज़ी पार्टी से संबंधित टीचर थे उनको भर्ती किया, किताबों को बदल दिया गया। तो शुरू से ही बच्चों को एक विशेष प्रकार की विचारधारा, जो कि नाज़ी विचारधारा थी, उसको बच्चों में डालने का उन्होंने काम किया। और जब वो उसमें सत्ता में आए तो उन्होंने लोकतंत्र को ध्वंस कर दिया। लोकतंत्र को ध्वंस करने का मतलब क्या है कि जो वहाँ पर अलग राजनीतिक पार्टियाँ थी, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और जो उनके विरोधी थे और जो जिन उनको जातियों को या नस्लों को वो अपने से कमतर आंकते थे, उनको वो समाप्त करने के लिए उन्होंने कंसंट्रेशन कैंपों की स्थापना की। इन कंसंट्रेशन कैंपों में जो यहूदी थे, जो विकलांग थे, जो हिटलर का विरोध करने वाले लोग थे, उनको वहाँ पर रखा जाता था और गैस चैम्बरों में जहरीली गैस छोड़कर उन लोगों को मार दिया जाता था। तो इस प्रकार के उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म किया और उस ख़त्म करने में इन कंसंट्रेशन कैंप्स का बहुत बड़ा हाथ। पुनर्निर्माण, अब इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो महामंदी के कारण लड़खड़ाई हुई थी। तो उस लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि अगर हम दूसरे देशों पर या आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर अपना कब्जा कर लें तो हमारे संसाधन बढ़ जाएंगे और उन बढ़े हुए संसाधनों से हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। और उनकी जो सोच थी, नाज़ियों का विश्व को देखने का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? वो नस्ल आधारित था, नस्लवाद पर आधारित था। नस्लवाद का मतलब क्या है कि किसी एक विशेष नस्ल को श्रेष्ठ मानना और दूसरी नस्लों को कमतर आंकना, निम्न आंकना। और जिन नस्लों को वो कम आंकते थे उनको वो क्या करते थे? उनको वो बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे। वो अपनी श्रेष्ठ नस्ल का अधिकार पूरे विश्व पर करना चाहते थे। और इस नस्लवाद का जो उनका कल्पना लोक था, जो उनकी सोच थी, इसको साकार रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया? अभी इस नस्लवाद में वहाँ पर जो यहूदी थे, यहूदी एक धर्म होता है, वहाँ पर जो यहूदी थे वो उनको कमतर आंकते थे। और उनको कमतर करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया। यहूदियों को फिल्मों में, किताबों में, मैगजीन्स में, ठीक है, भाषणों में इस प्रकार से उनको पेश किया गया है कि जो यहूदी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो एक तरीके से सूदखोर होते हैं, यानी कि ब्याज पर पैसा देकर ब्याज कमाते हैं। वो उनको एक तरीके से लालची प्रकार का जो व्यक्ति है, नस्ल है, वो उनको पेश किया गया। और इसलिए उनका क्या समाधान? उन्होंने कहा कि इनको सबको मार दिया जाए, यही वो एक अंतिम समाधान है। तो उन लोगों को समाप्त करने के लिए, कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाने के लिए इस प्रकार की रेलगाड़ियाँ थी जिनमें भरकर यहूदियों को और हिटलर के विरोधियों को और विकलांगों को भर भर कर इन ट्रेन्स में ले जाया जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स में। वहाँ पर जाकर उनकी हत्या की जाती थी। नाज़ी साम्राज्य में युवाओं की स्थिति, अब जो युवा थे उनमें नाज़ी सोच को भरने के लिए क्या किया गया? सभी युवाओं को जो 14 साल और 14 साल से ऊपर वाले थे उनको नाज़ी यूथ लीग, यानी कि नाज़ी पार्टी की एक यूथ लीग थी, ये उसका एक यूथों का एक समूह था, संगठन था, उसकी सदस्यता सबको लेनी थी। और जो 14 साल से कम थे उनको कौन से समूह की, संगठन की सदस्यता लेनी थी? उसका नाम था युंग फोक। तो यानी कि बचपन से ही उनमें नाज़ी सोच भरी जाती थी कूट कूट कर। मामलित्व की सोच, और माताओं के लिए एक आचार संहिता वहाँ पर बनाई गई थी कि कैसे माताओं को आचरण करना चाहिए। माताओं का काम क्या है? घर की देखभाल करें और बच्चों का लालन पोषण करें। और उन बच्चों में जो नाज़ी मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, वो उनमें डालें। तो जो माता ऐसा करेगी उसको तो सम्मान दिया जाएगा, और जो माता ऐसा नहीं करेगी उसको उसका मुंह काला करके उसका समाज में बहिष्कार किया जाएगा। प्रचार कला, अब इन्होंने प्रचार के लिए भी एक अलग तरीका अपनाया। इन्होंने यहूदियों को मारने के लिए ऐसा नहीं कहा कि यहूदियों को मार दो, ख़त्म कर दो। उन्होंने कैसे उसका शब्दों का प्रयोग किया? जैसे अंतिम समाधान। अब अंतिम समाधान का मतलब क्या है? कि यहूदियों को मार देना,
या विकलांगों को मार देना। अब मार देना शब्द का प्रयोग करेंगे तो मनुष्य में कहीं ना कहीं भावनाएं जागती हैं, उसको लगता है नहीं भाई ये गलत है, किसी को मारना गलत है। लेकिन उन्होंने मारने जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। तो जो जर्मनी के जो लोग थे, जो नाज़ी विचारधारा से प्रभावित थे, उनको कभी लगा ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। उनको तो क्या लगा कि वो अंतिम समाधान कर रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई संक्रमण है, वो उसका समाधान कर रहे हैं। तो इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, अब इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप नहीं कहा उसको जहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था, उन्होंने उसको क्या कहा, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र के कोई बीमारी है उसको क्या करना है, दूर करना है। तो इस प्रकार से लोगों को लगा कि नहीं ये तो कोई गलत नहीं है भाई, एक बीमारी है उसको दूर करने का क्षेत्र है। अगर उसको ये कहा जाता है कि कत्ल खाना, तो लोगों को लगता है नहीं भाई गलत है। तो उन्होंने बड़ी उससे चतुराई से शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पर ये देखें, बच्चों के साथ हिटलर और एक बच्चा, उसके हाथ में नाज़ी पार्टी का झंडा और यहाँ पर उसका जो सिंबल है। अब आम जनता के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए उसको बोला जाता है महाध्वंस, यानी कि यहूदियों का लाखों की संख्या में कत्ल करना, उनको मार देना, उसको बोला जाता है महाध्वंस इतिहास में, और होलोकास्ट इंग्लिश में। और इसके बारे में जो जानकारियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने जूते पड़े हैं, जिनको मारा जा रहा था उनके पहले जूते निकलवाए जाते थे बाहर, उसमें जहाँ पर गैस चैम्बरों में उनको मारा जाता। तो आप यहाँ पर ढेर देख सकते हैं जूतों का कि कितने लोग मारे गए, कितना उन्होंने अत्याचार किया। और इनका पता कैसे चला? अब युद्ध के बाद पता चला। वैसे तो पता तो था कि भाई वो बहुत सा अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन सही तब पता चला जब युद्ध समाप्त हुआ और जो लोग बच गए थे उन कंसंट्रेशन कैंप्स में, उन्होंने अपनी आप बीती बताई और बहुत सी डायरियाँ मिली लिखी हुई लोगों की, पत्तर मिले लोगों के लिखे हुए, तो उनसे पता चला वास्तविकता के कैसी थी। अब लोगों ने उन पत्रों को छिपाने के लिए, जैसे ये दूध की एक ड्रामी जिसको हम बोल सकते हैं कैन, उस कैन में छिपा दिया। अब वो युद्ध के बाद कहीं से मिल गई, तो तब उससे पता चला कि कितना भयावह वो मंजर था, कितना उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किए, उनकी हत्या की। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अभी आपको PDF के माध्यम से करवाए जाएंगे। धन्यवाद। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वहाँ पर एक क्रांति हुई जिसमें राजतंत्र की समाप्ति हुई और गणराज्य की स्थापना हुई, और उस गणराज्य का जो नाम था वो था वाइमर। तो उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यही हमारा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में क्रांति हुई। जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया और वहाँ राजतंत्र का पतन हुआ। राजतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जो राजा के द्वारा चलाई जाए। राजतंत्र के पश्चात वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई। गणराज्य क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो देश का मुखिया है वो लोगों के द्वारा चुना जाए। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है, परंतु यह गणराज्य भी शीघ्र ही कठिनाइयों से घिरा और असफलता का मुंह इसको देखना पड़ा। इसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां थी वो निम्नलिखित हैं। पहला, इसे वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। और आपने समझा था कि जो वर्साय की जो संधि थी वो जर्मनी के खिलाफ थी, उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, उसके ऊपर कई प्रकार के जुर्माने लगाए गए, जिससे कि जर्मनी की जो अस्मिता है, उसकी जो एक छवि है, उसको काफ़ी ठेस पहुंची। लोगों के जो आत्मविश्वास और उनका आत्म स्वाभिमान था उसको गहरी ठेस पहुंची। इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। तो जर्मनी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया, क्योंकि जब वो हारा तो उसी के ऊपर सारे युद्ध का दोष मढ़ दिया गया। देश में उद्योग तथा व्यापार पिछड़ गए, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्योंकि उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी तो वो अपना विस्तार उतना नहीं कर पाया, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक मोर्चे पर भी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश में मुद्रास्फीति के कारण जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी। अब जब उत्पादन कम होगा
और लेने वाले ज़्यादा हैं तो महंगाई यानी कि कीमतें बढ़ जाना वस्तुओं की, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गरीब जनता है वो और गरीब होती चली गई। इसकी कठिनाइयों को 1929 की महामंदी ने और भी गंभीर बना दिया। अब पूरे विश्व में 1929 में एक मंदी आई, क्योंकि वो पूरे विश्व में फैली थी तो उसको महामंदी का नाम दिया गया। मंदी क्या होती है? जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें गिर जाने के कारण जो उत्पादक है उसके लिए वो लाभदायक नहीं रहती। तो वो क्या करता है? उत्पादन कम करने की सोचता है। जैसे ही वो उत्पादन कम करने की सोचेगा तो कुछ साधन बेरोजगार हो जाएंगे। जब कुछ साधन बेरोजगार हो जाएंगे तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो फिर उत्पादन कम होगा और उससे कुछ साधन और बेरोजगार कर दिए जाएंगे। भाई जो उत्पादक है, जो पहले ज़्यादा उत्पादन कर रहा था, जब वो कम उत्पादन करेगा तो कुछ मजदूरों को तो वो हटा देगा। तो जब वो कुछ मजदूरों को हटाएगा तो सीधी सी बात क्या है कि रोजगार कम हो जाएगा, और रोजगार कम होते ही लोगों की आय कम होगी, लोगों की आय कम होते ही उनकी मांग कम होगी, और मांग कम होते ही फिर से उत्पादन कम होगा। तो एक ये सर्कल बन जाता है, एक ये चक्र बन जाता है, कुचक्र जिसको हम कह सकते हैं, जिससे कि देश में गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, आय कम होती है लोगों की। तो ऐसा ही 1929 के समय हुआ। तो ये इसका प्रभाव सभी देशों पर रहा, लेकिन क्योंकि जर्मनी पहले ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था तो उसके ऊपर इसका और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। छठा, इसके साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि उनकी भी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी सेना की। इन बातों के परिणाम स्वरूप जनता का वाइमर सरकार से मोह भंग हो गया तथा हिटलर के उत्कर्ष के साथ ही इसका पतन हो गया। अब जब इनके बस का नहीं रहा प्रशासन को चलाना, तो उसका फायदा किसने उठाया? हिटलर ने। और हिटलर के उदय के साथ ही वाइमर गणराज्य की समाप्ति हो गई। प्रश्न 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 के आते आते ही जर्मनी में नात्सीवाद या नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिली। अब इसके पीछे कुछ कारण थे। एक कारण तो हमें समझ में आ ही चुका है कि जो हमारा वाइमर गणराज्य था वो सफल नहीं हो पाया, उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा और क्या क्या ऐसे तथ्य थे, ऐसी सिचुएशंस थी जिसके कारण हिटलर को वहाँ पर लोकप्रियता मिली या नाजीवाद को वहाँ पर लोकप्रियता मिली। हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। कब ली? 1919 में। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको बाद में नात्सी पार्टी के नाम से भी जाना जाने लगा और 1930 तक इस पार्टी की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। तो क्या कारण थे ऐसे? पहला हम देख चुके हैं, वाइमर गणराज्य की असफलता। वाइमर गणराज्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। तो जनता का इससे क्या हो गया? मोहभंग हो गया और उसके लिए हिटलर के लिए एक जमीन तैयार हो गई। दूसरा, राजतंत्र के समर्थकों का योगदान। जर्मन में राजतंत्र के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक लोग जैसे उद्योगपति, सैनिक अधिकारी आदि थे। इन्होंने हिटलर का समर्थन किया। अब जब राजतंत्र खत्म हो गया तो ऐसा तो नहीं ना कि रातों रात राजतंत्र का समर्थन करने वाले लोग भी समाप्त हो गए। ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिनको लगा होगा कि राजतंत्र बढ़िया था और दोबारा से राजतंत्र आना चाहिए अगर देश को बचाना है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर राजतंत्र की कल्पना कर रहे थे कि दोबारा वापसी होनी चाहिए। तो उन लोगों का हिटलर को समर्थन मिला। तीसरा, वर्साय की अपमानजनक संधि। जर्मनी के लोग इस संधि से काफी आहत थे। नात्सीवादियों ने लोगों को इस अपमान से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया।
अब जो ये वर्साई की संधि थी, इसके द्वारा जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? जर्मनी, मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो जब इनकी युद्ध में विजय हुई तो इन्होंने जर्मनी के ऊपर कठोर संधि यानी कि वर्साई की संधि थोपी, जिसके अंतर्गत इसके आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची, लोगों के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची। तो अब नात्सियों ने या हिटलर के समर्थकों ने इसी अपमान का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको इस अपमान से मुक्ति दिलाएंगे, हम अपने अपमान का बदला लेंगे। तो कोई ना कोई तो एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसके ऊपर लोगों को भावनात्मक रूप से इकट्ठा किया जा सके। तो उन्होंने इसी को एक मुद्दा बनाया कि हम आपकी बेइज्जती का बदला लेंगे। ठीक है। युद्धों का गुणगान। सॉरी, हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक में इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है मेरा संघर्ष। इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। इसमें युद्धों तथा उग्र राष्ट्रीयता का गुणगान किया गया। जर्मनी के अनेक लोगों को ये विचार प्रिय लगे। उसने बताया कि किस प्रकार से जो युद्ध हैं वो मानव जाति को श्रेष्ठ बनाते हैं। युद्ध जरूरी है समाज के लिए। और उग्र राष्ट्रीयता का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसे देश के लिए जीना चाहिए, यानी कि व्यक्ति देश के लिए है, देश व्यक्ति के लिए नहीं है। राष्ट्र के लिए लोग हैं, राष्ट्र लोगों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता की उसमें गुणगान किया गया और लोगों को वो काफी अच्छे लगे। 5वां, बेरोजगारी। 1929 के आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के लगभग 80 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। तो ये मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। तो हिटलर ने क्या किया? अब जो बेरोजगार युवक होगा उसको अगर कोई आके ये कहे भाई मैं तुझे जॉब दिलवा दूंगा, तो वो तो खुश हो जाएगा और उसके पीछे पीछे लग जाएगा। हिटलर ने भी यही किया। हिटलर उनके पास गया, उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मेरे आते ही आपकी ये बेरोजगारी वाली समस्या दूर हो जाएगी। 6, अन्य पार्टियों में एकता का भाव। जर्मनी की अन्य पार्टियों में एकता का अभाव था। इस बात से भी नात्सीवाद के उत्कर्ष को बल मिला। अब जब दूसरी पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी तो इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए। 7वां, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो हिटलर प्रभावशाली तथा उच्च कोटि का वक्ता था। उसके जो भाषण थे वो जल्दी ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। 8वां, साम्यवाद का प्रसार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में साम्यवाद तीव्र गति से फैलने लगा। हिटलर साम्यवाद का घोर शत्रु तथा पक्का राष्ट्रवादी नेता था। तो साम्यवाद में क्या होता है कि भाई एक ही जो समाजवादी सरकार और एक ही पार्टी की जो वहाँ पर रहेंगे वर्कर्स, बाकी कोई भी पार्टी वहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो जो ये हिटलर है वो समाजवादियों और साम्यवादियों के खिलाफ था और लोगों के मन में भी उसने यही भय बिठाया और उस भय को इसने अपने लिए प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे अथवा नात्सी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी थी? तो नाजी या नात्सी विचारधारा एक बर्बर तानाशाही की विचारधारा है। इसका उत्थान जर्मनी में हुआ जिसका नेता हिटलर था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? नात्सीवाद, साम्यवाद, ये यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, साम्यवाद तथा समाजवाद के। अब समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है कि सभी साधनों पर सरकार का या राज्य का अधिकार होना चाहिए और उन सभी साधनों का जो प्रयोग है वो लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। ये है समाजवाद। तो वो इन्हें समाप्त करना चाहते थे। जो हिटलर था वो समाजवाद के खिलाफ था। दूसरा, नात्सीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। तीसरा, नात्सी विचारों को फैलाने के लिए नात्सियों ने मीडिया का बहुत समझदारी के साथ प्रयोग किया। अब नात्सियों का मतलब क्या है? जो नात्सी जो विचारधारा थी, जो और नात्सी विचारधारा क्या थी?
बर्बर तानाशाह की विचारधारा थी। ये हर बात अपने तरीके से करना चाहते थे और इनकी जो सोच थी वो नस्लवादी थी। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये अपना जो इनका एजेंडा था सिर्फ उसको लागू करना चाहते थे, दूसरे लोगों की इसमें कोई भी महत्व नहीं था, उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं था। तो ये बहुत ही क्रूर, ठीक है, बहुत क्रूर विचारधारा थी, जिसमें अपनी बात को पूरा करने के लिए लोगों की अगर बलि भी देनी पड़े, लोगों को अगर मारा भी जाए तो इनके लिए वो गलत नहीं था। तो इसीलिए इसको कहा गया बर्बर तानाशाही की विचारधारा थी। तो इन्होंने समाजवादियों तथा उदारवादियों को कमजोर तथा पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में पेश किया। अब जो उदारवादी होते हैं वो क्या होते हैं? उदारवादी होते हैं जो लोगों के समान अधिकारों की बात करते हैं, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, जैसी जैसी आधुनिक समाज में ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ये समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहे, उनको कहते हैं उदारवादी। उसके बाद चौथा है नात्सीवादियों ने। अब नात्सीवादी आपको समझ में आ गया कि जो नात्सी सोच की का समर्थन करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, वो सभी नात्सीवादी हैं। ने शांति तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अब अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब है कि सभी राष्ट्रों को मिलजुल कर जो भी उनके मुद्दे हैं उनको सुलझाना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से, और कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो पूरे विश्व के लिए काम करे, जैसे UN, ठीक है ना, ताकि अगर कुछ देशों के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको दूर करे। तो ये है अंतर्राष्ट्रीयवाद, कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बनाने में, ताकि विश्व के जो ऐसे मुद्दे जो सभी को प्रभावित करते हैं उनको सुलझाया जा सके। उनका विचार यह था कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। वे युद्ध की महिमा का गुणगान करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीयवाद तो क्या है? वो कहता है कि भाई शांति होनी चाहिए विश्व में, अगर देशों के बीच में कोई झगड़े भी हैं तो उनको शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा लेना चाहिए। कि लेकिन नात्सी क्या मानते थे कि भाई शांति सुनते में कुछ नहीं रखा, सीधा युद्ध करो। पांचवा, नात्सीवादी एक नेता की महानता पर विश्वास करते थे। वो चाहते थे कि भाई एक नेता हो जो सबसे महान हो और वो उसका अनुसरण करे और वो नेता उनको सभी समस्याओं से बचाए। वे लोग यहूदियों के बहुत विरोधी थे, ये उनकी नस्ल समाप्त करने के पक्ष में थे। तो यहूदियों को इस प्रकार से पेश किया गया कि ये जो यहूदी हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, वो कमज़ोर लोग हैं, वो समाज को एक प्रकार से क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, संक्रमण फैलाएंगे, तो इसलिए उनको समाप्त करना ही बेहतर है। अगला है, वे जर्मनी के साम्राज्य को बढ़ाने के पक्ष में थे। वे उन क्षेत्रों को वापस लेना चाहते थे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनसे छिन गए थे। आठवां, नात्सीवाद जातीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित था। हिटलर का मन था कि जर्मन के लोग शुद्ध आर्य जाति के हैं और उनकी जाति ही विश्व में श्रेष्ठ है। उसके बाद है, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा, अथवा नात्सियों का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ, व्याख्या कीजिए। अब आपको बताया गया था कि यहूदियों को उन्होंने अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। अब वो उनका जो प्रचार था वो किस प्रकार से सफल हुआ, वो ये प्रश्न है। तो नात्सीवाद अपने आप को तो शुद्ध आर्य मानते थे और जो यहूदी थे उनको क्या मानते थे कि ये निमन हैं, ये अवांछित हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको समाप्त करना ही बेहतर है। पहला, इस बात का प्रचार किया गया कि यहूदी घटिया शारीरिक संरचना वाले हैं, कमज़ोर लोग हैं, इसलिए उनको अवांछित वर्ग का दर्जा दिया गया। फिर ये भी फैलाया गया कि नात्सियों ने यहूदी बताया कि यहूदी ईसा मसीह के इशारे हैं। नात्सियों ने ये कहा कि जो ये यहूदी हैं इन्होंने हमारे भगवान ईसा मसीह को मारा है, इसलिए वो घृणा के पात्र हैं। फिर एक झूठ ये फैलाया गया कि यहूदी धन के लोभी हैं, वो पैसा देकर क्या करते हैं, ब्याज वसूलते हैं, इसलिए वो सूदखोर हैं। उन्होंने कहा
कि यहूदी ऐसे लोग हैं कि इनको ईसाई बनाकर भी हम इनका उद्धार नहीं कर सकते, इनको ईसाई बनाकर भी ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका पूर्ण विनाश ही एक समाधान है। स्कूल में भी जर्मन बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार उनके खिलाफ एक घृणा का वातावरण पैदा हुआ। उसके बाद नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैराग्राफ से बताइए। तो ये आपको डिस्कशन के दौरान में बताया था कि जो जर्मन है या जो नाज़ी हैं वो ये मानते थे कि जो औरत है उसको एक मामलित्व उसका ऐसा होना चाहिए कि वो घर की देखभाल कर सके और बच्चों का लालन पोषण कर सके, और इस प्रकार लालन पोषण कर सके कि वो नाज़ियों के सोच के अनुरूप बच्चे बने। ठीक है, तो लड़कियों को कहा जाता था कि वो शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दे, वो घर की देखभाल करे तथा बच्चों को नाज़ी सिद्धांतों से परिपूर्ण बनाए, साथ ही वो दूसरी जातियों में शादी ना करे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उनका जो शुद्ध आर्य है, जो खून है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खराब हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्या आ जाएगी, मिलावट आ जाएगी। तो इस प्रकार से उनसे ये महिलाओं के लिए एक आचार संहिता भी बनाई गई। शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियों को क्या दिया जाता था, पुरस्कार, और जो अवांछित बच्चों को यानी कि दूसरी जातियों में शादी कर लेती थी उन बच्चों को उन औरतों को अपमानित किया जाता था, उनके बाल काटकर उनका मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता था। अब फ्रांस की महिलाओं से ये कैसे वो थी अलग, तो नाज़ी समाज में स्त्रियां स्वतंत्र नहीं थी, उनका एक ही काम था घर की देखभाल करें और बच्चों का लालन पोषण करें। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में की नारियां स्वतंत्र थी, उन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नाज़ी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन फ्रांसीसी समाज में ये अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, नाज़ियों ने जनता का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? पहला, निरंकुश शासन, तानाशाही क्या कर दी, वहाँ पे लागू कर दी गई और सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो निरंकुश का मतलब क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण ना हो, कोई भी उसके ऊपर अंकुश न लगा सके। तूफानी दस्ते, हिटलर ने स्वयंसेवक दल को पुलिस दल में परिवर्तित कर दिया गया। जो उनकी पार्टी का जो दल वो थे ना, स्वयंसेवक थे, उनको उसने पुलिस दल में परिवर्तित कर दिया गया और उसका कारण, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हिटलर के विरोधी हैं उनको समाप्त किया जाए। गेस्टापो और अथवा सुरक्षा बल, पूरे समाज में नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्था को लागू करने के लिए निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, जिनको क्या बोलते थे, गेस्टापो। प्रेस पर नियंत्रण, प्रेस पर उसने पूरा नियंत्रण कर लिया, जिसमें कि हिटलर की आलोचना करने की किसी को भी आज्ञा नहीं थी। शिक्षा और मीडिया, शिक्षा, रेडियो, सिनेमा आदि का प्रयोग करके नाज़ी विचारधारा को फैलाया गया। स्कूलों में किताबें भी ऐसी लागू की गई जिसमें कि नाज़ी विचारधारा को फैलाया जा सके। फिल्में भी ऐसी बनाई गई जो नाज़ी विचारधारा को फैलाए। यंत्रणागृहों की स्थापना, तो जो नाज़ी थे और जो उनके विरोधी थे, उन विरोधियों को, नाज़ियों ने अपने विरोधियों को मिटाने के लिए यंत्रणागृहों यानी कि ऐसी जगह बनाई जहाँ पर विरोधियों को दुख कठिनाइयाँ देकर, ठीक है, गैस चैम्बरों में मारा जा सके। सैनिक शक्ति में वृद्धि करना, वर्साई की संधि के बाद जर्मन की शक्ति को सीमित कर दिया था, लेकिन हिटलर ने इसको बहुत बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी नाज़ी विचारधारा को फैलाया।